हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जैसे कि बैंक अकाउंट, कैश बुक, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और बैंक और हमारा जो पर्सपेक्टिव अलग होता है। हम जब डेबिट करते हैं बैंक क्रेडिट करती है और हम जब क्रेडिट करते हैं तो बैंक डेबिट करती है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये है क्या एक्चुअल में और हम इसे क्यों बनाते हैं। तो चलिए, थोड़ी सी टेक्स्ट यहाँ पर लिखी हुई है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। What is a bank reconciliation statement? तो यहाँ हमने लिखा है a statement prepared to reconcile and explain the causes of disagreement between the bank balance as per cash book and the same as per passbook और bank statement as on a particular date। तो बहुत ही कठिन सा आपको लग रहा होगा सुन के कि ये क्या लिखा हुआ है। चलिए, ये सबको पहले भूल जाते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, इस एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। A mother gives her son rupees 500 note and asks him to purchase the following in the time span of a week। तो एक माँ ने अपने बेटे को 500 रुपए का एक नोट दिया और उसने उसे ये सामान जो है एक हफ्ते के अंदर टाइम में ये सामान खरीदने को कहा। 60 रुपए का मिल्क है, 100 रुपए की ग्रोसरी है और वेजिटेबल है 40 रुपए का। तो टोटल जो है यहाँ पर उसने 60 + 40 100 और 100 200 रुपए का सामान खरीदने को अपने बेटे को कहा। उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ द वीक द मदर आस्क्स फॉर द सन फॉर द अमाउंट ऑफ बैलेंस लेफ्ट, ही हैंड्स ओवर रुपीज 290 टू हिज मॉम। तो जब हफ्ता खत्म हो गया तो माँ ने बच्चे से बैलेंस अमाउंट जो था इस 500 रुपए के बाद जो 500 रुपए से जो खर्च हो गए वो पैसे माइनस करके जो बैलेंस था वो मांगा। तो बच्चे ने सिर्फ 290 रुपए ही दिए। अब आप ध्यान से देखिए, तो अगर 500 रुपए से 200 रुपए आप माइनस करते हैं तो आपके पास बैलेंस जो आएगी वो होगी रुपीज 300। ये एक्चुअली बैलेंस होना चाहिए, पर ये जो बच्चा है इसने 290 रुपए लौटाए। तो जाहिर सी बात है कि माँ के हिसाब से बैलेंस हो रही है 300 रुपए, पर बच्चे ने लौटाए हैं 290 रुपए। तो माँ के मन में सवाल आ रहा होगा कि बैलेंस तो होनी चाहिए 300 रुपए, मेरे बच्चे को 300 रुपए रिटर्न करना चाहिए था, तो उसने 290 रुपए ही लौटाए। तो बैलेंस एज पर मॉम जो है ये होती है रुपीज 300। 500 से 200 का सामान अगर आप खरीद लें तो 300 रुपए बचने चाहिए, पर बैलेंस एज पर सन ये हो गई रुपीज 290। तो माँ के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये बीच के जो 10 रुपए की डिफरेंस है वो आई कैसे, ये 10 रुपए गए कहाँ बच्चे की पॉकेट से। तो माँ ने बच्चे से पूछा कि ये जो तुम्हारे 10 रुपए की जो डिफरेंस है, ये जो रुपीज 10 की डिफरेंस है 300 और 290 की, ये कहाँ चले गए। तब बच्चे ने जवाब दिया कि माँ, इस 10 रुपए की मैंने चॉकलेट खा ली। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो मॉम है ये मॉम है हमारी बिजनेस, और ये जो सन है ये सन हो गई हमारी बैंक अकाउंट, या बैंक आप मान लीजिए, ये बैंक। तो बिजनेस ने बैंक को 500 रुपए दिए और फिर ये 500 रुपए बैंक अकाउंट में जमा हो गए। अब इस 500 रुपए से कुछ खर्चे बिजनेस ने किए, जैसे कि यहां पर हमने कुछ खर्चे लिख रखे हैं, वैसे कुछ खर्चे किए और एंड में बिजनेस अपने खर्चों का हिसाब रख रहा है अपने कैश बुक में, और बैंक जो खर्चे कर रहा है बिजनेस के इंस्ट्रक्शन पे उनका हिसाब वो रख रहा है अपने पासबुक में, यानी कि अपने रिकॉर्ड्स में। तो उस हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, कैश बुक और बैंक बुक, पासबुक जो होते हैं उसकी बैलेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। पर एट द एंड ऑफ द वीक बिजनेस देख रहा है कि मेरे हिसाब से 300 रुपए बैलेंस होनी चाहिए, पर है एक्चुअली 10 रुपए, 290 रुपए बैलेंस है, 10 रुपए कम है। तो बिजनेस इस कम क्यों है उसका कारण जरूर जानना चाहेगा। जैसे ये माँ जानना चाहती थी कि बच्चे के पास 10 रुपए कम क्यों है, तो बच्चे ने बताया कि चॉकलेट खरीद ली। तो माँ जो है वो संतुष्ट हो गई कि ठीक है, मेरे बच्चे ने 10 रुपए का चॉकलेट खा लिया, इसीलिए 10 रुपए कम बैलेंस है। उसी तरह अगर बिजनेस की भी, बिजनेस के हिसाब से जो उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस होनी चाहिए वो कभी कभी जो होती है उसके बैंक अकाउंट के पासबुक वाले बैलेंस से मैच नहीं करती है। तब बिजनेस के मन में ये सवाल आते हैं कि ये दोनों बैलेंसेस जो हैं एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे कैश बुक के हिसाब से बैंक अकाउंट की जो बैलेंस है और पासबुक के हिसाब से बैंक अकाउंट की जो बैलेंस है वो आइडियली तो सेम होनी चाहिए, पर कभी कभी कुछ कारणों के कारण ये बैलेंस सेम नहीं हो पाती है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका कारण जानने की बिजनेस को बहुत ही इच्छा होती है।
या बिजनेस के ओनर को बहुत ही इच्छा होती है कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कैश बुक में कुछ और बैलेंस है और मेरे पासबुक में कुछ और बैलेंस है। तो इन्हीं कारणों को पता लगाने के लिए, मान लीजिए बच्चे के केस में तो ये था कि उसने चॉकलेट खा ली, पर हो सकता है कि बैंक के केस में ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए की, ये जो बैंक है उसने 10 रुपए के बैंक चार्जेस काट लिए हो अकाउंट से, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। तो हो सकता है कि इस हफ्ते, एक हफ्ते के टाइम में बैंक ने आपने जो जो खर्चे किए थे अपने बैंक अकाउंट से वो सारे तो आपके बैलेंस से डिडक्ट किए, साथ ही साथ कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट कर ली 10 रुपए की, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। तो इस 10 रुपए की जो डिफरेंस है, ये 290 और 300, ये जब आपको ये बैंक चार्जेस वाली कारण पता चल गई तो आप संतुष्ट हो गए। तो इसी संतुष्टि के लिए, इसी मिलान के लिए इस स्टेटमेंट का नाम रखा गया है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है मिलान करना, ठीक है, मैच करना। तो हम क्या मैच करेंगे यहां पर, हम मैच करेंगे बैंक बैलेंस। अब कौन से बैंक बैलेंसेस मैच करेंगे, एक होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो बिजनेसमैन के पास है, और एक होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जो बैंक के पास है। इसमें बैंक अपनी एंट्रीज कर रहा है और इसमें बिजनेसमैन अपनी एंट्रीज कर रहा है। तो बिजनेसमैन अपने बैंक अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है उसकी वो कैश बुक में एक के बाद एक एंट्री करते जा रहा है, और उन्हीं ट्रांजैक्शंस की जो है बैंक अपने पासबुक में रेप्लिका एंट्रीज करती जा रही है। पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कैश बुक में हम एंट्री पहले कर देते हैं, पासबुक में बाद में रिफ्लेक्शन आती है, या पासबुक में कोई ऐसी एंट्री हो जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, वो बैंक स्टेटमेंट या अपडेटेड करना के बाद ही हमको पता चलता है कि ऐसी कुछ एंट्री हुई थी। तो किसी किसी कारण की वजह से इन दोनों में किसी भी पर्टिकुलर डेट में डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। जैसे माँ को पता नहीं था कि बच्चे ने 10 रुपए की चॉकलेट खा ली इसलिए 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, वैसे कभी कभी बिजनेसमैन को नहीं पता रहता है कि बैंक ने क्या डेबिट किया है उसके अकाउंट से या क्या क्रेडिट किया है एक्स्ट्रा उसके नॉलेज के बाहर, जिसके लिए बैंक बैलेंस में मिसमैच है। तो इन्हीं दोनों बैलेंस को मैच करने के लिए कारणों के साथ एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें सारे कारण लिस्टेड रहते हैं एक के बाद एक, कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस जो है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर दिन में उन दोनों की बैलेंस इक्वल क्यों नहीं है, क्या कारण है इसके। जैसे अगर मैं एक छोटा सा आपको सैंपल बीआरएस बना के दूं इस एग्जाम्पल के लिए, तो इस एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बीआरएस अगर बना के दूं तो वो ऐसा होगा, देख लीजिए। पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर मॉम। ये मॉम मतलब कैश बुक का बैलेंस, ठीक है। तो वो होगी ₹300, और यहां पर हम लेस करेंगे, लेस क्या है, चॉकलेट परचेज्ड बाय सन, 10 रुपए। तो ये हमें देगी ₹290 जो कि हमारी हो जाएगी बैलेंस एज पर सन। तो हो गया, आपको बात समझ में आ गई कि हम एक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं और कारणों को एडलेस करते हुए दूसरे बैलेंस में पहुंच रहे हैं। तो सेम हमें बीआरएस के केस में भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है उसमें हम आइदर, आप कुछ भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आइदर आप बैलेंस एज पर कैश बुक आप इससे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जिन कारणों के लिए आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच है उन्हें ऐड या लेस करना है आपको। जैसे भी वो सिचुएशन आएगी ये चीज हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, पहले आप समझ लीजिए। इन कारणों को ऐड लेस करने के बाद हम फाइनली पहुंचेंगे, मान लीजिए ये अगर 300 रुपए है तो कारणों को ऐड लेस करने के बाद हम फाइनली बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आप जो भी कहें एक ही बात है, हम जनरली पासबुक टर्म ही यूज करेंगे, हम बैलेंस एज पर पासबुक में अराइव करेंगे। तो यही एक स्टेटमेंट बनती है जिसे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसका मेन मुद्दा या उद्देश्य जो है वो ये है कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अगर किसी पर्टिकुलर डेट में अलग हो तो वो बैलेंसेस क्यों अलग है उनके कारणों को एक स्टेटमेंट में लिस्ट करके बिजनेस के ओनर को एक्चुअली सेटिस्फाई करना है कि मेरी इन कारणों की वजह से जो है ये बैलेंसेस अलग अलग है। तो अब इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं, चलिए। अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल, रिकंसाइल मतलब मैच करना, एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट मतलब
ये जो दोनों बैलेंसेस जो अलग अलग हैं, ये क्यों अलग हैं, उनके कॉजेस को एक्सप्लेन करना या कहीं पर लिस्ट करना बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द सेम एज पर पासबुक। यानी कि बैंक बैलेंस जो कैश बुक के हिसाब से हमारी कितनी होनी चाहिए और पासबुक के हिसाब से हमारी कितनी है, वो दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो उन दोनों डिफरेंस को हमें रिकंसाइल करना है और सारे कॉजेस के साथ जो भी कारणों के लिए इन दोनों की डिफरेंस है उन कारणों को लिस्ट करके हमें एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस में अराइव करना है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। यानी कि अगर हम कैश बुक की बैलेंस 31 दिसंबर को देख रहे हैं, 31 दिसंबर मान लीजिए 2017, तो पासबुक की भी उसी दिन की बैलेंस को हमें लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि यहाँ पर कैश बुक में 31 दिसंबर ले लिया और पासबुक का बैलेंस ले लिया 30 नवंबर का या 30 दिसंबर का, ऐसा नहीं करना है। दोनों में ही किसी पर्टिकुलर डेट की बैलेंस को उठाना है और उसमें अगर कुछ अंतर हो तो उनके कारणों को फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके उन कारणों को लिस्ट करके एक स्टेटमेंट बनाना है जिसे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्यों है। अब आगे देखिए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स और डबल एंट्री सिस्टम। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ये जस्ट हम दो बैलेंसेस के अंदर जो डिफरेंस है उनके कारणों को पता कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स और डबल एंट्री सिस्टम, बहुत ही क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द एंट्रीज इन द कैश बुक मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट दोज अपियरिंग इन द पासबुक एंड टिक्ड ऑन एग्रीमेंट। अब क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर थोड़ी सी जगह है, ये आपकी हो गई कैश बुक और ये हो गई आपकी पासबुक। अब इसमें और इसमें इसमें आपने खुद से एंट्रीज कर रखी है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, ऐसे करके। और पासबुक में भी जब आप बैंक से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो पासबुक में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री करता है बैंक उन ट्रांजैक्शंस की, तो वहां पे भी सीरियली एंट्रीज होंगी। तो हम क्या करते हैं, हमने जो एंट्रीज कर रखी है, हम जब पासबुक अपडेट करके लाते हैं तो देखते हैं कि ये जो एंट्री हमने कैश बुक में कर रखी है उसकी रिफ्लेक्शन या उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री पासबुक में है कि नहीं। देखिए फिर से लिखा है, क्या पढ़ते हैं, द एंट्रीज इन द कैश बुक मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट दोज अपियरिंग इन द पासबुक। मतलब हम कैश बुक में एंट्रीज देखेंगे और चेक करेंगे कि पासबुक में वो एंट्रीज हैं कि नहीं है, ठीक है, एंड टिक्ड ऑन एग्रीमेंट। और अगर हमें वो एंट्री मिल जाती है तो हम उसे उन दोनों को टिक कर लेंगे। मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक 500 रुपए की कोई पेमेंट की एंट्री थी और यहाँ पर ये पासबुक में 2 नंबर में है ये एंट्री, ये सेम एंट्री है। किसी को हमने कोई चेक दिया होगा 500 रुपए का, वो उसने इनकैश करवाया तो पासबुक में भी उसकी एंट्री है। तो इन दोनों को जब ये दोनों मिल जाएंगे, हमें मिल जाएगा ये दोनों एंट्रीज दोनों बुक्स में है, तो दोनों को टिक लगा लेंगे। ऐसे करके एक्चुअली बीआरएस किया जाता है। तो ऐसे जो जो भी आइटम्स कॉमन हमें जो कैश बुक की सारी एंट्रीज की रिप्लिका जहां हमें पासबुक में मिलेगी तो हम उन सबको टिक कर लेंगे मैच करने के बाद, ठीक है। और जो अनटिक्ड आइटम्स रह जाएंगी, चलिए पढ़ते हैं, द अनटिक्ड आइटम्स इन बोथ बुक्स विल अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द बैलेंस शोन बाय ईच। ये बी नहीं, ये बाय होगा, ठीक है। तो जो जो भी आइटम बची रह जाएंगी, मान लीजिए कि यहां पर एक आइटम ऐसी है, ये आइटम जिसकी यहां पर कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, और यहाँ पे एक आइटम ये वाली ऐसी है जिसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो हम इन दोनों, ये जो अनटिक्ड आइटम्स रह गई, बाकी सारी एंट्रीज हमें यहाँ यहाँ मिल गई, लेकिन ये एंट्री यहाँ पर एक ऐसी है जो पासबुक में हमें दिख रही है पर कैश बुक में इसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। और कैश बुक में एक ये एंट्री ऐसी है जो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड की है पर पासबुक में अभी तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ऐसी अनटिक्ड आइटम्स या अनमैच्ड आइटम्स जो होंगी हमारे कैश बुक और पासबुक में, यही इन दोनों की बैलेंसेस में अंतर का कारण होंगी। हमें इन्हें पिक आउट करना है और इन्हीं कारणों को पकड़ने के बाद हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट था कि ये क्या है और हम ये क्यों बनाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। आगे हम और वीडियोस में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।